बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। अज़ीज़ तुलबा, आज के मुश्किल सवालात में हम सबसे पहले सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, इन लफ्ज़ों और मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ा हो जाए। तो सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है माला माल। माला माल, पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास फलक बोस। माउंट एवरेस्ट दुनिया का फलक बोस पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का फलक बोस पहाड़ है। चार चांद लगाना, अल्लामा इकबाल के खूबसूरत कलाम ने महफिल को चार चांद लगा दिए। गुंजानाबाद, कराची एक गुंजानाबाद शहर है। मलियामेट, अहमद की नाजेबा हरकतों ने ख़ानदान की इज़्ज़त मलियामेट कर दी। हुस्ने सलूक, हमेशा दूसरों से हुस्ने सलूक से पेश आओ। हल्का बगोशे इस्लाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने सलूक से कफ़ार हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। अज़ीज़ तुलबा, ये अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल था अल्फाज व मुहावरात का। अगर आप चाहें तो ख़ुद से भी इनके जुमले बना सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। जो हमने सबक पढ़ा है उस सबक को जहन में रखते हुए हम इनमें से जो दुरुस्त जुमले हैं उसको ऐसे ही कॉपी पे लिख देंगे, जबकि जो जुमले गलत हैं उनको दुरुस्त करके कॉपी पे लिखेंगे। जैसे नंबर 1 है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है, तो ये जुमला गलत है, बल्कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। पेशावर की जगह कोयटा लिखेंगे और फिर इस जुमले को कॉपी पर लिख देंगे। नंबर 2 है, सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि सिब्बी ही पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा ही था। झील सैफुल मुलूक सूबे बलूचिस्तान में है। ये जुमला गलत है। झील सैफुल मुलूक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की जगह यहाँ खैबर पख्तूनख्वा लिखेंगे। ठट्ठा सूबे सिंध का कदीम शहर है। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। ठट्ठा सूबे सिंध का कदीम शहर है। दर्रा खैबर सूबे पंजाब में वाक़ है। ये जुमला भी गलत है क्योंकि दर्रा खैबर सूबे खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, पंजाब में वाक़ नहीं है। तो यहाँ हम पंजाब की जगह खैबर पख्तूनख्वा लिखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त दी। ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का 70% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। पाकिस्तान का 70 नहीं बल्कि 90% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। तो हम इस जुमले को भी दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ 70 की जगह 90 आएगा। छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है। ये जुमला भी गलत है। छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखिए। कॉलम अलिफ, आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत की दाढ़ें खट्टी कर दी। उसकी बातों ने मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया। कॉलम बे में यही मुहावरे दुरुस्त करके लिखे गए हैं। जैसे पहला है, आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए, जबकि दुरुस्त मुहावरा है, आपके आने से महफिल को 4 चांद लग गए।
1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत की दाढ़ें खट्टी कर दी, ये गलत मुहावरा है। जबकि है 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। इसी तरह उसकी बातों ने मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया। इसका दुरुस्त मुहावरा है, उसकी बातों ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। और ये मुहावरा है, वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया। बल्कि दुरुस्त मुहावरा है, वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं, जबकि इनके सामने कॉलम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि कॉलम अलिफ में मुहावरों के लफ्ज़ों में तब्दीली कर दी गई है। दुरुस्त मुहावरा है 4 चांद लगना। अगर इसे 3 चांद लगना, 5 चांद लगना, 100 चांद लगना कहा जाए तो ये गलत होगा। इसी तरह दुरुस्त मुहावरा है दांत खट्टे करना। इसकी जगह दाढ़ें खट्टी करना नहीं कहा जा सकता। सही मुहावरा है जख्मों पर नमक छिड़कना। इसके लफ्ज़ों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। 8-8 आंसू रोना भी मुहावरा है, इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। आप ये भी देखें कि मुहावरा अपने लफ्ज़ी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। जख्मों पर नमक छिड़कने का मतलब ये नहीं कि किसी ने सचमुच का नमक लेकर जख्मों पर छिड़क दिया। मुहावरा हमेशा अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, यानी मुहावरे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये हमेशा अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। अजीज़ तुलबा, आपको मुहावरे की समझ आ गई होगी। अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। लफ्ज़ है हमारे पास मुल्क, बागात, मनाजिर, अय्याम, वतन और मकाम। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद, अगर मुल्क है तो जमा मुमालिक होगा और मुमालिक की वाहिद मुल्क होगा। इसी तरह ही बागात है तो बाग वाहिद होगा जबकि बागात जमा होगी। मनाजिर मंजर वाहिद होगा, मनाजिर जमा होगी। यौम वाहिद होगा, अय्याम जमा होगी। वतन वाहिद होगा, औतान जमा होगी। मकाम वाहिद होगा और मकामात इसकी जमा होगी। इसी तरह सवाल नंबर 10, इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वाक़े और एक लफ्ज़ वाक़िया है। ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। ज़ैल में चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप इनके मुतशाबा अल्फाज लिखिए और लुग़त से इनके मानी तलाश करके अपनी कॉपियों पर लिखिए। लफ्ज़ हैं तारिक, हामी और कमर। वाहिद के जमा को हम इस तरह से लिखेंगे, वाहिद मुल्क, बाग, मंजर, यौम, वतन, मकाम। इसी तरह मुल्क की जमा होगी मुमालिक और मुमालिक की वाहिद होगी मुल्क। बाग की जमा होगी बागात जबकि बागात की वाहिद होगी बाग। मंजर की जमा होगी मनाजिर और मनाजिर के वाहिद होगा मंजर। यौम की जमा होगी अय्याम और अय्याम का वाहिद होगा यौम। वतन की जमा होगी औतान और औतान का वाहिद होगा वतन। इसी तरह मकाम की जमा होगी मकामात और मकामात की वाहिद होगी मकाम। अब हम मुतशाबा अल्फाज देखेंगे। मुतशाबा अल्फाज में हमारे पास पहला लफ्ज़ था तारिक। तारिक कहते हैं आंख की पुतली को या ख़ास किस्म की टोपी। आंख की पुतली या ख़ास किस्म की टोपी को तारिक कहा जाता है और इसका मुतशाबे अल्फाज होगा तारिक। यहाँ ते है, यहाँ तोई है, यहाँ पे काफ डंडे वाला है और यहाँ पे नुक्तों वाला है। तो तारिक का मतलब होता है सुबह का तारा। तारिक आंख की पुतली या ख़ास किस्म की टोपी,
اور طارق کے معنی ہے صبح کا تارا۔ لفظ پڑھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی املا ایک دوسرے سے مختلف ہے اور معنی بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح حامی رضامند اور حامی حمایت کرنا۔ حامی کا مطلب ہے رضامند راضی ہو جانا اور حامی حمایت کرنا۔ کمر جسم کا عضو اور نقطوں والے قاف میں کمر ہوگا چاند۔ کمر جسم کا عضو یعنی ہمارا جس پہ ہماری بیک بون ڈیپینڈ کرتی ہے ساری، وہ ہمارے کمر ہوگا، جسم کا عضو ہے ہمارا۔ اسی طرح جو نقطوں والے قاف سے کمر بنے گا اس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ امید ہے آپ کو سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔